कक्षा नवम से लेकर द्वादश के समस्त हमारे प्रिय भैया एवं बहनों, आज काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में काव्य का विशेष स्थान होता है। काव्य वास्तव में हिंदी साहित्य का हृदय माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ शुक्ल ने काव्य को रसात्मक वाक्यम काव्यम कहा है। रस से युक्त वाक्य वास्तव में काव्य ही है। काव्य अर्थात कविता से सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का साधन है। वह उस जगत के अनंत रूप, अनंत व्यापार और अनंत चेष्टाओं के साथ हमारे मन की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में काव्य को पढ़ने और सुनने में हमारा मन अत्यंत आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और आनंदित हो उठता है। काव्य को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और तीसरा है दृश्य काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत गीत, कविता, दोहा और पद, आधुनिक चतुष्पदी तथा युक्त छंद रचनाएं मुक्तक काव्य रचनाएं ही कहलाती हैं। मुक्तक काव्य का तात्पर्य यह होता है कि बिना पूर्वोत्तर संबंध के वह पद्य व छंद अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र भाव में होता है, जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव भली भांति हमारे समझ में आ जाता है। जैसे सूरदास जी का पद, मीरा के पद, गेय पद, बिहारी की सतसई, आधुनिक गीत के अंतर्गत जितने भी काव्य हैं जिन्हें पढ़ने में अत्यंत आनंदित मन होता है, जैसे सूरदास जी के पद, मीरा के पद और बिहारी के छोटे छोटे दोहे, सतसैया इत्यादि। प्रबंध काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य वह काव्य रचना है जिसमें कोई एक कथा अद्योपंत क्रमबद्ध रूप में पठित हो एवं उसमें कही गई बात या पंक्तियों का तारतम्य बिल्कुल भी न टूटे, वरन वह कथा को पुष्ट करने और उसके अन्य अंतर कथाओं को जोड़ने का कार्य करती है। प्रबंध काव्य अत्यंत विस्तृत होता है। इसमें जीवन की विभिन्न झांकियाँ रहती हैं। प्रबंध काव्य में कथात्मक भाव होते हैं, चरित्र प्रधान होता है और घटनाओं के ऊपर ही भाव और संघर्ष सभी जो है नितांत आवश्यकता अनुसार जागृत होते रहते हैं। प्रबंध काव्य को मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य वह एक विशिष्ट गुणयुक्त काव्य कहलाता है। इसमें मुख्य पात्र का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की घटनाएं होती हैं। सर्ग या अध्यायों में विभक्त होता है। इसका नायक उदात्त गुण चरित्र वाला अत्यंत कुलीन होता है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत रस की इसमें प्रधानता होती है। अन्य रस जो है गौण के रूप में होते हैं। महाकाव्य का कथात्मक अत्यंत प्रसिद्ध होता है अथवा इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक सर्गों की रचना एक ही प्रकार की होती है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जाता है। सर्गों की अगर गणना की जाए तो महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। सर्गों के अंत में आगामी कथात्मक की सूचनाएं मिलती हैं। आगे का प्रसंग अंत में समझ में आ जाता है। महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात, अंधकार अथवा ऋतु, समुद्र, पर्वत, नदी, प्राकृतिक सौंदर्यता इत्यादि का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे महाकाव्य के अंतर्गत रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, इसमें से सबसे प्रसिद्ध जिसे सभी जानते हैं रामचरितमानस तुलसीकृत,
इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के अंतिम मरणोपरांत तक की वर्ण की कथाएं निहित हैं। और खंड काव्य में आचार्य विश्वनाथ जी ने खंड काव्य को महाकाव्य के एक देश या अंश का अनुसरण किया गया है, अर्थात महाकाव्य के किसी एक अंश का वर्णन इसमें किया जाता है। यह जीवन के समस्त पक्षों का उद्घाटन नहीं करता, अपितु केवल एक पक्ष पर ही प्रकाश डालता है। इसमें खंड काव्य को जो है गीत काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य कथा के इसमें कथा वस्तु काल्पनिक होती है, एक खंड में विभक्त किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य की घटनाएं जो है देखी जाती हैं और रंगमंची कार्यक्रम होता है जिसे हम देखते सुनते और उसका आनंद लेते हैं, वह जो है दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य अत्यंत आनंदित होता है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर 5 कम से कम लिख करके याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण।